हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि यहाँ पर होगा कोरोना से जंग में भारत ने किया कमाल। ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अनुभव के दम पर महामारी से निपटने की राह दिखाने को तैयार। दूसरी न्यूज़ है ग्रामीण क्षेत्रों की सेहत ठीक करेगी सहकारी संस्थाएं, सरकार ने शुरू की आयुष्मान सरकार योजना। तीसरी न्यूज़ है जल्द लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून, भाजपा अध्यक्ष ने सिलीगुड़ी में बैठक में दिया बयान। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत ने कोरोना से जंग में कमाल किया है। देश के वैज्ञानिक संस्था हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। अब अपने अनुभव और अपनी शोध प्रतिभाओं के दम पर भारत दुनिया को राह दिखाने के लिए तैयार है। सोमवार को वैश्विक सम्मेलन ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। 19 से 21 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में कई देशों के नीति निर्माता तथा विज्ञान जगत की हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन में इस बार कोरोना महामारी से निपटने और उसके प्रबंधन में विज्ञान की भूमिका समेत विभिन्न मसलों पर चर्चा होनी है। 40 देशों के करीब 1600 लोगों की इस वर्चुअल बैठक में महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक समाधान की राह भी तलाशी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अभी वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है। कई वैक्सीन परीक्षण के आखिरी चरण में है। अपनी प्रतिभा के दम पर भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक प्रयासों का केंद्र बनकर उभरेगा और आगे अन्य देशों की मदद के लिए तैयार है। दुनिया भर में प्रयोग में आने वाली 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है। भारत ने कम लागत में गुणवत्तापूर्ण दवाएं एवं टीका बनाने की अपनी क्षमता को साबित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रामीण क्षेत्रों की सेहत ठीक करेगी सहकारी संस्थाएं। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अब सहकारी संस्थाओं का रास्ता अपनाया है। सोमवार को लॉन्च की गई आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षों के लिए इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज देने का ऐलान किया है। पूरे देश में और खासकर ग्रामीण इलाकों में कोऑपरेटिव की अहम मौजूदगी है। दुग्ध उत्पादन से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कोऑपरेटिव किसानों के बीच काम कर रही है। इसमें कुछ कोऑपरेटिव संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अस्पताल भी चलाती हैं। लगभग 5,000 बिस्तरों वाले 52 अस्पताल कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद निजी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए आगे नहीं आ रहा है। सरकार का मानना है कि वहां पहले से काम कर रही कोऑपरेटिव संस्थाओं को जोड़ने से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। नेक्स्ट है जल्द लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने बंगाल की ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि हमारी नीति सबका विकास करना है, जबकि ममता सरकार की नीति फूट डालो और राज करो की है। भाजपा सरकार को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस समाज को तोड़ने का। उन्होंने सरकार को स्थानीय सेवक रोड स्थित एक होटल में उत्तर बंगाल के भाजपा सांसदों की जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। नड्डा ने कहा कि सीएए को बहुत जल्द लागू किया जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस कार्य में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध व ईसाइयों समेत सीएए के दायरे में आने वाले अन्य लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए। वो न्यूज़ है चीन का ऐतराज दरकिनार कर अभ्यास से जुड़ा ऑस्ट्रेलिया। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी सैन्य तनातनी के बीच भारत ने अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने का ऐलान किया है। चीन के ऐतराज को दरकिनार कर ऑस्ट्रेलिया को फिर से मालाबार नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा बनाकर भारत ने क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग
देशों की रणनीतिक और सामरिक साझेदारी के नए दौर का साफ संकेत दिया है। यह पहला मौका है जब क्वाड के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार अभ्यास में शामिल करने पर चर्चा हुई थी। तब चीन ने इस पर ऐतराज जताया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दूसरे देशों के साथ भारत समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। यह अभ्यास इस साल नवंबर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच होगा। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है और राहत पैकेज के विकल्प अभी खुले हुए हैं। ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और दूसरी न्यूज़ है कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए दिवाली शुरू। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना संक्रमण से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से यह संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दूसरे आर्थिक पैकेज के लिए अपने विकल्प बंद नहीं किए हैं। वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह की किताब पोर्ट्रेट ऑफ पावर के विमोचन के अवसर पर सीतारमण ने कहा कि जीडीपी में गिरावट का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है और इस संबंध में उन्हें जानकारी भी मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कराए जा रहे मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में खपत और मांग बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से हाल ही में एलटीसी पैकेज और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देने का फैसला किया गया। वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक इससे अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ की मांग का सृजन हो सकता है। इस साल मार्च के आखिरी सप्ताह में कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की घोषणा के बाद गत मई में सरकार की तरफ से 21 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को लोगों के हाथ में सीधे नकदी देने की जरूरत है। उद्योग संगठन भी सरकार से दूसरे राहत पैकेज की मांग कर चुके हैं। दूसरी न्यूज़ है ई कॉमर्स कंपनियों के लिए दिवाली शुरू। ऑफलाइन कारोबार के विपरीत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ खरीदारों और विक्रेताओं की दिवाली शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से अपैरल और फर्नीचर तक की जबरदस्त खरीदारी चल रही है। ई कॉमर्स कारोबार पर रेडसियर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल त्योहारी सीजन में भारत की ई कॉमर्स कंपनियां 7,000 करोड़ डॉलर का कारोबार कर सकती हैं। पिछले वर्ष त्योहारी सीजन में 3800 करोड़ डॉलर का कारोबार किया गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का दायरा सिर्फ मेट्रो या बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इस वर्ष त्योहारी सीजन में 60% से अधिक खरीदारी छोटे शहरों से हो रही है। इसका फायदा उठाने को छोटे कारोबारी भी तेजी से ई कॉमर्स कंपनियों से के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। तभी पिछले एक माह में फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से 2 लाख नए छोटे कारोबारी जुड़े हैं। पिछले 1.5 माह में फ्लिपकार्ट ऐप को 3.6 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है जीएसटी दरों में राज्यों को मिले स्वायत्तता। राज्यों को जीएसटी की दर निर्धारित करने और अतिरिक्त आयकर वसूलने की स्वायत्तता देने से केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति का बोझ कम होगा और 2021 के बाद राज्यों के सामने आने वाला संकट भी टल जाएगा। ये इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला द्वारा। दूसरा आर्टिकल है आधुनिकता के बोझ तल दबता जीवन। हमारी अतिरिक्त या अनावश्यक आवश्यकताओं की सूची दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो उचित नहीं है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दर्शन शास्त्री एवं पूर्व कुलपति गिरीश्वर मिश्र द्वारा। तीसरा आर्टिकल है नारी सम्मान का सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो बयान दिया है महिलाओं के खिलाफ वो वाकई में अनुचित है। उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। जीएसटी दरों में राज्यों को मिले स्वायत्तता। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने से पहले देश में अंतर्राज्यीय व्यापार कठिन था। हर राज्य द्वारा विभिन्न मामलों को अलग श्रेणियों में रखा जाता था और उन पर सेल्स टैक्स अलग अलग दरों से वसूल किया जाता था। जैसे क्राफ्ट पेपर को एक राज्य पैकिंग मटेरियल में श्रेणीबद्ध करता था तो दूसरा राज्य कागज में। इस पर भी विवाद उठता था कि क्राफ्ट पेपर पर कितना सेल्स टैक्स वसूल किया जाए।
राज्य की सीमा पर हर माल की जांच और टैक्स की वसूली होती थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने संपूर्ण देश में जीएसटी व्यवस्था लागू की, जिससे पूरे देश में माल को एक ही प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया। इसके साथ साथ सरकार ने पूरे देश में एक ही दर से जीएसटी लागू किया ताकि व्यापारियों को हिसाब किताब से उलझना ना पड़े। जीएसटी की वसूली में 14% प्रति वर्ष वृद्धि तो दूर, वह कोविड संकट के पहले ही सपाट हो गई थी और कोविड के बाद उसमें और गिरावट आ रही है। इसलिए राज्यों को आश्वासन के अनुसार क्षतिपूर्ति देने में केंद्र पर अधिक भार पड़ रहा है। इस समय राज्यों को लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए की भारी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में मिलनी है, जो केंद्र नहीं दे पा रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि उसके द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए की रकम उधार लेने राज्यों को हस्तांतरित की जाएगी। केंद्र को राज्यों की क्षतिपूर्ति इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि राज्यों की जीएसटी दर को निर्धारित करने की स्वायत्तता समाप्त हो गई है। वे अपनी जरूरत के अनुसार दरों को बढ़ा घटा नहीं सकते। पूर्व में हर राज्य को छूट थी कि अपनी जरूरत के और खपत की प्रकृति के अनुसार राज्य सेल्स टैक्स वसूल कर सकता है। इस परिस्थिति में राज्यों को जीएसटी की दरों में परिवर्तन करने का अधिकार देने पर विचार करना चाहिए। विश्व के कई देशों में इस प्रकार की सुविधा है। जैसे कनाडा में 3 प्रकार के सेल्स टैक्स वसूल किए जाते हैं: केंद्रीय, राज्य एवं संयुक्त। कनाडा के एल्बर्टा राज्य में केवल 5% केंद्रीय जीएसटी लागू होता है। ब्रिटिश कोलंबिया में 5% जीएसटी और 7% राज्य सेल्स टैक्स द्वारा वसूल किया जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था को अपने देश में लागू कर सकते हैं। मुंबई के उद्यमी द्वारा दिल्ली अथवा लखनऊ के व्यापारी को बेचे गए माल पर अलग अलग दर से जीएसटी लगाकर बिल बनाए जा सकते हैं। सभी राज्यों को स्वायत्तता दी जा सकती है कि वे अपनी जरूरत के अनुसार माल पर जीएसटी लगाएं। कनाडा ने तो एक कदम और आगे बढ़कर इनकम टैक्स में भी राज्यों को स्वायत्तता दी है। वह केंद्र द्वारा 49,000 कैनेडियन डॉलर की कर योग्य आय पर 15% आयकर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा आयकर लगाया जाता है। ओंटारियो में 45,000 डॉलर तक की कर योग्य आय पर 5% अतिरिक्त इनकम टैक्स। ब्रिटिश कोलंबिया में 42,000 डॉलर तक की कर योग्य आय पर 5% अतिरिक्त इनकम टैक्स वसूला जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आधुनिकता के बोझ तले दबता जीवन। हम बचपन से यह कहावत सुनते आ रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब है कि यदि मन प्रसन्न तो अपने आसपास भी थोड़ा है तो भी वह पर्याप्त है। पर आज की परिस्थिति में हमारा मन चंगा नहीं हो पा रहा है और स्वास्थ्य एवं खुशहाली की जगह रोग व्याधि के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। लोग निजी जीवन से भी असंतुष्ट होते जा रहे हैं। संस्था तथा समुदाय के लिए भी उनका योगदान कमतर होता जा रहा है। समाज के स्तर पर जीवन की गुणवत्ता घट रही है और हिंसा, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, अपराध और सामाजिक भेदभाव जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता भी घट रही है। इस तरह के बदलाव का एक बड़ा कारण हमारी विश्व दृष्टि भी है। हम एक नए ढंग का भौतिक आत्मबोध विकसित कर रहे हैं जो सब कुछ तात्कालिक प्रत्यक्ष तक सीमित रहता है। जीवन का गणित अब विज्ञान के ईश्वर्य विहीन होते दौर में लड़खड़ाने लगा है। इससे दुष्परिणाम सामने हैं। अपने और पराये में और तुम तथा हम और वे के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अपने मैं को लेकर हम सब सचेत हैं तथा अपनी सुरक्षा और सेवा टहल के लिए समर्पित हैं। आज शरीर को उपभोग की वस्तु बनाकर उसे हमारी चेतना का एक खास हिस्सा बना दिया गया है। शरीर का रख रखाव और प्रस्तुति आज एक जरूरी और पेचीदा काम हो गया है। नैसर्गिक सौंदर्य के परे नख से शिखर तक पूरे शरीर को संवारने सजाने के उपकरण, उपचार और वस्त्राभूषण की नित्य जीवन शैलियों की जानकारी का प्रचार प्रसार इस तेजी से हो रहा है कि उसमें नवजीवन को बनाए रखना एक जटिल चुनौती बनती जा रही है। इसके जुड़ा बाजार नित्य नई वस्तुओं को प्रस्तुत कर सब में अभावग्रस्त और कमी की अनुभूति को तीखा करने में जुटा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्या की जड़ में सामाजिक तुलना भी एक प्रमुख कारक बन रहा है। दूसरों को देखकर हम अपने सुख दुख और लाभ हानि को समझने की कोशिश करते हैं। इसका दुष्परिणाम होता है कि हम अपने में न केवल लगातार कमी और हीनता की अनुभूति करते हैं बल्कि दूसरों के प्रति दुराभाव और वैमनस्य का भाव भी विकसित करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति सबसे अलग और खास होता है।
दूसरे की तरह से होना और प्रतिस्पर्धा करने में अधिक उपयोगी है कि हम अपनी राह खुद बनाएं और अपनी अलग पहचान बनाएं। स्वास्थ्य के लिए मन, शक्ति और आत्मा सबकी खुराक मिलनी चाहिए। शरीर का उपयोग ना होना और श्रमहीनता आज इज्जत का पर्याय बन सकता है। नेक्स्ट है नारी सम्मान का सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा नेता इमरती देवी को लेकर बेतुकी टिप्पणी करके केवल राजनीति में ओछी भाषा के सवाल को फिर से सतह पर लाने का काम ही नहीं किया, बल्कि यह भी प्रकट किया कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिलाओं को किस तरह कदम कदम पर अपमान का सामना करना पड़ता है। इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर कमलनाथ की सफाई स्वीकार नहीं की जा सकती है। एक और वह यह कह रहे हैं कि उन्हें उनका नाम याद नहीं आ रहा, और दूसरी ओर यह भी सफाई पेश कर रहे हैं कि उन्होंने उनके लिए जो कुछ कहा वह तो संसदीय शब्द है। यदि ऐसा है तो क्या वह इस आधार पर इसी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस की महिला नेताओं के लिए करने की अनुमति प्रदान करेंगे कि उनका उपयोग तो संसद और विधानसभाओं में होता है। हो सकता है कि कमलनाथ इसके बाद भी इमरती देवी का नाम भूल गए हों कि कुछ समय पहले तक वह उनकी मंत्रिपरिषद की सदस्य थी, लेकिन क्या इस सूरत में उन्हें कुछ भी बोल देंगे? कमलनाथ गलती मानने के बजाय बहाने बनाकर उन संजय राउत की याद दिला रहे हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके अपनी और साथ ही शिवसेना की फजीहत कराई थी। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेटरों को वीज़ा के लिए प्रयास में आईसीसी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसीम खान ने कहा है कि उनका बोर्ड चाहता है कि अगले साल अक्टूबर में भारत में होने वाले T20 विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद उनके खिलाड़ियों और अधिकारियों के वीज़ा मुद्दे पर जनवरी 2021 तक आश्वासन दे। पीसीबी के सीईओ ने यह भी पुष्टि कर दी है कि निकट भविष्य में भारत पाक के बीच द्विपक्षीय सीरीज की कोई संभावना नहीं है और 2023 से शुरू होने वाले आगामी भविष्य दौरा कार्यक्रम में भी इसे जगह नहीं दी जाएगी। भारत अक्टूबर में T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो ये आज का यानी 20 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।